चलो देखो, डिटरमिनेंट्स में सबसे पहले अगर बात करें कि होता क्या है, तो यार बिल्कुल सिंपल सा है। मैट्रिक्स को अगर हम एक नंबर से डिफाइन कर दें, ठीक है यार, मैट्रिक्स को आप एक यूनिक नंबर से डिफाइन करते हैं तो वो बन जाता है डिटरमिनेंट। जैसे मैं अगर बोलूँ कि एक मैट्रिक्स है 2 3 4 5, अब ये मैट्रिक्स हमने पहले भी देखा मैट्रिक्स चैप्टर में, ठीक है। तो ये अगर मैट्रिक्स है और इसको मैं किसी नंबर से डिफाइन कर दूं, एक यूनिक नंबर से डिफाइन कर दूं, ठीक है, तो ये यूनिक नंबर ही तुम्हारा डिटरमिनेंट कहलाता है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, एक मैट्रिक्स को किसी नंबर से डिफाइन करा, उसको हमने डिटरमिनेंट बोला। अब ये यूनिक नंबर आता कैसे है, तो हमारे पास देखो जो डिटरमिनेंट होगा वो आपका आएगा स्क्वायर मैट्रिक्स का, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स समझते हो, जिसमें रो और कॉलम क्या हो, इक्वल हो, ठीक है। जिसमें आपका रो और कॉलम इक्वल होगा उसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट निकाल सकते हो, 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट निकाल सकते हो। आप 3 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट नहीं निकालोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं कि 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। अगर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का ऑर्डर है तो उसका डिटरमिनेंट कैसे आएगा। तो मान लो एक मैट्रिक्स ए है मेरे पास, यहाँ पे एलिमेंट है ए बी सी डी, और मुझे इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट को हम डी ई टी ये ए लिखते हैं, या फिर हम इसको मॉडलेस फॉर्म में इस तरीके से लिख देते हैं, जैसे मॉड का साइन लगाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया डिटरमिनेंट। तो इसकी वैल्यू कैसे आती है, क्रॉस मल्टीप्लाई से। ए का मल्टीप्लाई होगा डी में, बीच में आएगा माइनस, सी का मल्टीप्लाई होगा बी में, तो ये हमारा 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट हो गया, ठीक है। समझ में आ गया, सिंपल था, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो अगर इस पे क्वेश्चन की मैं बात करूँ 2 क्रॉस 2 के, तो जैसे लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, करो फाइंड आउट। तो क्या करोगे, इक्वल टू लगा हुआ है, पहले कर लिया है, तो मल्टीप्लाई कर लो, 2x का x में करा 2x स्क्वायर माइनस 8 इंटू 5 हो गया 40 इक्वल टू 6 इंटू 3 18, बीच में माइनस, और ये माइनस का 14 हो गया, तो 18 प्लस 14 हुआ, ये आ गया तुम्हारा कितना 32, और 2x स्क्वायर माइनस का 40, तो 2x स्क्वायर माइनस 40 ये इधर जाके ऐड हो जाएगा 72 आएगा। तो 2 से डिवाइड करोगे तो x स्क्वायर आएगा 36, स्क्वायर रूट कर दोगे तो x आ जाएगा प्लस माइनस, ठीक है। तो 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट जो जिस तरीके से आता है वो हमने अप्लाई कर दिया, इक्वल था, इक्वल करके सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब आते हैं कि 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। 2 क्रॉस 2 का ये हो गया, 3 क्रॉस 3 का अगर हमें डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है तो मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे सपोज करो मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, जिसमें एलिमेंट है 3 2 5 1 2 6 2 1 3, ये मेरे पास मैट्रिक्स में एलिमेंट है, और इसका ऑर्डर कितना है, 3 रो है 3 कॉलम है, यानी 3 क्रॉस 3 है। तो पहला हमने ये सीखा कि 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। अब हम सीख रहे हैं 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो 3 क्रॉस 3 के लिए क्या होता है रूल, तुम कोई भी रो या कोई भी एक कॉलम ले सकते हो, और तुम्हें पता होना चाहिए 3 क्रॉस 3 है तो किसी भी एक रो में 3 एलिमेंट होंगे, या किसी भी कॉलम में 3 एलिमेंट होंगे, ठीक है। 3 एलिमेंट से डिटरमिनेंट निकलता है, ठीक है। तो हमें कोई भी रो कोई भी कॉलम यूज करना है। तो सबसे बेस्ट यही रहता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी अगर हम इसको ही रख लें कि पहले रो से हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो पहले रो से डिटरमिनेंट कैसे आता है, हमें क्या करना है, पहला एलिमेंट लिख देना है 3, और इसका इस एलिमेंट के अलोंग वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हाइड कर दो, तो जो बच गया वो हमें लिखना है। तो क्या बच गया आपका 2 6 1 3, तो यहाँ पे डिटरमिनेंट लिखना है 2 6 1 3, ठीक है। फिर सेकंड एलिमेंट लेना है, सेकंड एलिमेंट में माइनस लगाना है, फिर आपको क्या करना है, इस एलिमेंट के अक्रॉस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हाइड कर दो, तो क्या बचा 1 6 2 3, तो आपको 1 6 2 3 लिखना है, तो यहाँ 1 6 2 3 लिख दो। फिर ऐसी थर्ड एलिमेंट 3 हो गया, ये सॉरी 5, थर्ड एलिमेंट क्या है 5 है, तो 5 का वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हाइड करोगे तो 1 2 2 1 आएगा, 1 2 2 1, क्लियर है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, प्लस मतलब प्लस का 3 लिया, बीच वाले नंबर में माइनस लगाया है, और लास्ट में भी प्लस लिया है। तो आप अगर मान लो कोई दूसरी रो लेते हो तो आपको रूल याद रखना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब बाई चांस तुमने कॉलम 1 ले लिया सपोज करो, तो तुम्हें क्या करना होगा, पहला वाला एलिमेंट लोगे प्लस का 3, फिर बीच में लोगे माइनस का 1, और फिर प्लस का 2, ठीक है। तो ये आपको रूल याद रखना है, जो भी आप रो या कॉलम यूज करोगे उसके अकॉर्डिंग प्लस माइनस लगाओगे। तो मैंने लिया था फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग था प्लस माइनस प्लस, इसलिए मैंने +3 माइनस का 2 और प्लस का 5 लिया, ठीक है। तो अब बस 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट लगा लो,
तो 3 ब्रैकेट 2 इंटू 3 6, बीच में माइनस 1 इंटू 6 6 आ गया, माइनस का 2, 1 इंटू 3 3, बीच में माइनस 2 इंटू 6 12 हो जाएगा, प्लस का 5, 1 इंटू 1 1 और बीच में 2 इंटू 2 ये 4 हो गया माइनस का। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा 3 इंटू 0 माइनस 2 इंटू इतना आएगा माइनस का 9, 5 इंटू माइनस का 3, तो ये तो हो गया 0, ये हो गया प्लस का 18, ये हो गया माइनस का 15। कितना आंसर आ गया 3। आया इसमें? तो 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट ये है तुम्हारा। तो प्लस माइनस प्लस, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं किसी को? अब करो इसको ट्राई। x की वैल्यू फाइंड आउट करना है और ये जो डिटरमिनेंट दे रखा है वो इक्वल टू 8 है। करो ट्राई जरा। आपको एक डिटरमिनेंट की वैल्यू 8 गिवन है, तो आपको जो लॉजिक सिखाया डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने का, उस मेथड से आप डिटरमिनेंट को करिए फाइंड आउट, उसको कर देना 8 के इक्वल, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। मैं बस लिख ही रहा हूँ, बोल नहीं रहा हूँ, और तुम लोग मुझसे जल्दी करोगे। कितना रहा है? एक्स की -2 आ रही है। तो देखो डिटरमिनेंट लेने का वही तरीका जो था वही अप्लाई करा। पहला एलिमेंट लिया, फिर इस एलिमेंट को देखो मैंने हाइड करा तो ये एलिमेंट बचे। ठीक है, फिर बीच में माइनस आएगा, माइनस साइन थीटा लिया तो ये एलिमेंट हाइड करा, तो माइनस का साइन थीटा 1 और कॉस थीटा x ये लिख दिया। फिर थर्ड एलिमेंट हमारा कॉस थीटा है, तो इसका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हाइड करा, तो माइनस का साइन थीटा माइनस एक्स कॉस थीटा 1 ये लिख लिया। अब जो हमें डिटरमिनेंट की बेसिक रूल पता है 2 क्रॉस 2 के वो लगा दो। माइनस एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर, बीच में माइनस 1 इंटू 1, ये माइनस का 1 हो गया, माइनस का साइन थीटा ब्रैकेट, माइनस साइन थीटा का एक्स में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का एक्स साइन थीटा, बीच में माइनस कॉस थीटा का इसमें होगा तो कॉस थीटा, और ये जो डिटरमिनेंट है वो किसके इक्वल है? 8 के इक्वल है, तो 8 के इक्वल भी लिख लो। ठीक है, प्लस का कॉस थीटा ब्रैकेट, माइनस का साइन थीटा इंटू 1, माइनस का साइन थीटा, ये आएगा माइनस का एक्स कॉस थीटा, और बीच में माइनस होता है तो प्लस का एक्स कॉस थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो, माइनस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस का कॉस थीटा साइन थीटा, प्लस कॉस का कॉस में मल्टीप्लाई होगा तो एक्स कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 8, यही आएगा। अब चेक कर लो कुछ कैंसिल हो रहा होगा, जैसे देखो साइन कॉस और कॉस साइन एक ही बात है, कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो रहा है अभी, और कुछ नहीं है। देखो माइनस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स, इसमें और इसमें एक्स मिल रहा है कॉमन, तो ब्रैकेट में आएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 8। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है? 1, तो एक्स क्यूब माइनस का एक्स प्लस एक्स इंटू 1 इज इक्वल टू 8, तो ये आ गया माइनस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स इंटू 1 प्लस का एक्स हुआ इज इक्वल टू 8, तो ये कट गया, तो माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8, माइनस को राइट हैंड साइड करो तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू -8, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2। नहीं, अगर क्यूबिक होता तो सिर्फ एक रिजल्ट मिलता है, अगर स्क्वायर रूट करते तो 2 मिलते हैं, तो क्यूब रूट करोगे तो सिर्फ -2 मिलेगा, +2 नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा x इक्वल टू -2। आया समझ में? तो 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट क्लियर हो गया। अब तुम्हारे क्वेश्चन देखो कहाँ से बनेंगे, तो अगर मेरे माइंड में ये क्लियर हो टॉपिक क्या क्या है हमारे डिटरमिनेंट में, तो पहला यही टॉपिक है 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट आना चाहिए, 3 क्रॉस 3 का आना चाहिए, फिर हमें आना चाहिए कि किसी ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालना है। ठीक है,
और उससे पहले जो एनसीईआरटी में नहीं है, अब वो कवर कर लेते हैं। कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं डिटरमिनेंट की, वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे लिख लो एक प्रॉपर्टीज कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, ठीक है, जिससे एक एक नंबर वाले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो बनते हैं, जो एनसीईआरटी में ज़्यादा क्वेश्चन इस पर नहीं है। तो एक पहले प्रॉपर्टी से देखो, एक बार क्या है कन्फ्यूजन ये भी होती है, पहले जो एक्सरसाइज थी एक एक्सरसाइज 4.2, अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी देखोगे तो ओल्ड एनसीईआरटी में एक एक्सरसाइज 4.2 थी, अगर आपके पास पुरानी बुक है तो उसमें कुछ ऑपरेशन लगते थे कि R1 में बोल दिया R1 + R2, ठीक है, और ऐसी 7-8 प्रॉपर्टीज होती थी। तो कई बार हमें ये कन्फ्यूजन हो जाती है, ये तो प्रॉपर्टीज कोर्स में नहीं है, ठीक है, क्योंकि 4.2 तो अब डिलीट हो चुका है। जो अब आपकी एक्सरसाइज 4.2 है वो एक्चुअल में 4.3 थी पहले, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन है वो ये जो थे ऑपरेशन बेस्ड, मतलब इनको हम बोलेंगे ऑपरेशन बेस्ड, यानी जो ऑपरेशन बेस्ड प्रॉपर्टीज हम अप्लाई करते थे कि 2 रो को ऐड कर दिया, 2 कॉलम को ऐड कर दिया, उसके बाद कुछ रिजल्ट आ गया, तो वो सारा का सारा डिलीट है। तो वो प्रॉपर्टीज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ डिटरमिनेंट में कोई छोटी छोटी प्रॉपर्टीज कुछ हैं वो कोर्स में। जैसे पहली प्रॉपर्टीज में क्या है कि अगर डिटरमिनेंट के अंदर कोई कांस्टेंट नंबर है और ए है मल्टीप्लाई, ठीक है, और मैट्रिक्स का ऑर्डर है n, मतलब मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैं एक काम करूंगा जो भी फॉर्मूला लिखूंगा उन सब मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो n होगा, तो ये बार बार मैं n को मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा k की पावर n डिटरमिनेंट ऑफ a, मतलब k जो कांस्टेंट टर्म में बाहर कर दो और पावर लगा दो जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है। जैसे ऑर्डर 3x3 है तो मतलब ऑर्डर यहाँ पे n यानी 3 हो गया, मतलब, ठीक है। तो k की पावर 3 हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ a। और क्या हो सकता है, अगर 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में है a इंटू बी और इनका मुझे डिटरमिनेंट निकालना है तो मैं क्या करूँगा, अलग अलग कर दूंगा, a का डिटरमिनेंट b का डिटरमिनेंट, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या हो कि डिटरमिनेंट कोई मैट्रिक्स में कोई पावर n और डिटरमिनेंट लगा है, ठीक है, मतलब आपका क्या है पावर अंदर है तो इस पावर को आप बाहर कर सकते हो और डिटरमिनेंट पहले निकाल सकते हो। लेकिन अभी अपने पावर वाले क्वेश्चंस करे नहीं तो अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ, अभी कुछ और भी प्रॉपर्टी जैसे एडजॉइंट है, तो अभी एडजॉइंट मैंने बताया नहीं है, अभी ट्रांसपोज भी नहीं था, तो इस पेज में मैं अभी और प्रॉपर्टीज लिखूंगा, ठीक है। तो अभी मैं सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज जो हमने अभी सीखा है, क्योंकि मैं अभी सिर्फ डिटरमिनेंट के बारे में पता है, तो अभी ये 2 प्रॉपर्टी जो आएंगी काम की उस पर क्वेश्चन करते हैं, और जो एडजॉइंट वाले होंगे पहले एडजॉइंट सीख लेंगे फिर हम बात करेंगे एडजॉइंट पे। तो जैसे अच्छा एक और चीज़, सिंगुलर मैट्रिक्स, ये और लिख लो, सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर कहीं आ जाए सिंगुलर मैट्रिक्स पे क्वेश्चन, तो सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, उस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, 0 के, ये और लिख लो। तो इतनी प्रॉपर्टी से अभी कुछ बेसिक क्वेश्चंस हो जाएंगे। एक हो गया के ए का डिटरमिनेंट, के की पावर एन डिटरमिनेंट ऑफ ए, और ए बी में अलग अलग कर दो। सिंगुलर मैट्रिक्स कहीं लिखा हो तो उसका मतलब उस मैट्रिक्स का आपको डिटरमिनेंट क्या करना है, 0 करना है, ठीक है। तो ये काम का 1 नंबर में ये भी बहुत आता है सिंगुलर मैट्रिक्स। जैसे ये लिखा है इन द इंटरवल π/2 से पाई, मतलब x की वैल्यू सिर्फ π/2 से पाई तक है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि अगर इस मैट्रिक्स को मैं अगर a मान लूँ तो इसका डिटरमिनेंट मुझे 0 करना है। करो 0, बताओ कितना आएगा आंसर। तो मुझे इसका डिटरमिनेंट निकाल के इसको 0 कर देना और यहाँ से जो x आएगा वो हमारा आंसर होगा, और x की वैल्यू हमें π/2 से पाई के बीच में ही लेनी है, ये भी एक कंडीशन है। तो देखो डिटरमिनेंट कैसे आएगा, 2 × 2 4 sin² x, बीच में माइनस 1 × 3 माइनस का 3 = 0, तो ये आ जाएगा 4 sin² x = 3, तो sin² x आ गया 3/4, स्क्वायर रूट कर दो तो sin x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस √3/2। तो अगर हम पॉजिटिव वैल्यू की बात करें तो पॉजिटिव वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है, लेकिन यहाँ तो π/2 से पाई है, इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट तो नहीं होगा, तो इसका मतलब वैल्यू नेगेटिव होगी। और अच्छा π/2 से पाई की बात करूँ, 1 मिनट क्या हो रहा है, साइन के लिए तो पॉजिटिव ही होगी, हाँ, नेगेटिव वाला तो वैसे ही रिजेक्ट हो गया। मतलब अगर मुझसे कोई कह रहा है कि x मेरा
π/2 से पाई है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, सिर्फ पॉजिटिव होती है, ठीक है, नेगेटिव तो होती नहीं। तो हमारा फाइनल आंसर तो sin x इक्वल टू आया √3/2, नेगेटिव तो मतलब ही नहीं है। अब यहाँ से x सोचते हैं कितना आएगा, और वो भी इस इंटरवल में। अच्छा, अगर नॉर्मली मैं बात करूँ, √3/2 कहाँ होता है, 60 पे, 60 डिग्री पे है, लेकिन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, हमें सेकंड में ले जाना है, तो 180 माइनस 60 कर दो, तो 180 में 60 के कितना आ जाएगा, 120। तो x आ गया मतलब 120 डिग्री, ये, और इसको रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, 2π/3 आया समझ में। तो ये तुम्हारा आ गया π/2 से पाई के बीच में। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा हो गया सिंगुलर मैट्रिक्स पे, ठीक है, जिसमें हम डिटरमिनेंट को कर देते हैं 0 के इक्वल। हो गया नोट। अब देखो यहाँ पे लिखा ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, डिटरमिनेंट आपको 8 दे रखा है, बताओ क्या होगा इसका आंसर, लगाओ। 3a का डिटरमिनेंट आपको फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला एक बताया था मैंने आपको अभी, के ए का डिटरमिनेंट क्या बताया था मैंने, k की पावर n डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये बताया था कि कांस्टेंट नंबर बाहर कर देना है, पावर लगा देना है। तो यहाँ पे 3 है, पावर आएगा जो ऑर्डर है, ऑर्डर कितना 3 है, डिटरमिनेंट ऑफ ए 3 की पावर 3 27, डिटरमिनेंट ऑफ ए 8 है, तो 8 × 7 56, 5 16 और 5 216 डी पार्ट आया इसमें। तो ये भी एक प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन हो गया, ठीक है। 3a का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। आप शॉर्ट में से लिख सकते हो कि गिवन दिस, ये फाइंड करना है, बस ऑप्शन लिखने की क्या जरूरत है, सीधा नोट कर लो, ठीक है। अब यहां पे क्या दे रखा है, a एंड b, ये स्पेस हो गया फालतू का, a एंड b आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3, a और b का डिटरमिनेंट गिवन है, और आपको 3a भी फाइंड आउट करना है, करो फाइंड आउट। a एंड b स्क्वायर मैट्रिक्स हैं 405। तुम तो आज गूगल बन गए पूरा आज पढ़ाई करके आगे लग रहे हैं। तुम सॉल्व कर रहे हो, माइंड तो ज़्यादा चलता है, दिक्कत तो यही है। देखो हमें 3ab का डिटरमिनेंट फाइंड करना है। सबसे पहले ये कांस्टेंट नंबर है 3, सबसे पहले क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है 3, तो 3 जो है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। 3 अगर बाहर आ गया, अभी सीखा हमने के ए का डिटरमिनेंट क्या होता है, k की पावर n डिटरमिनेंट ऑफ ए। 3 बाहर आया, पावर कितना है 3, ऑर्डर कितना है इसका 3 है। अब डिटरमिनेंट में क्या बचेगा, ए बी बचेगा डिटरमिनेंट में। अब ए बी के लिए रूल क्या बताया मैंने कि अगर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में है, एक एक करके स्टेप वाइज आपको प्रॉपर्टी लगानी है। मतलब अगर यहाँ पे 3 की पावर 3 है, अगर ये डिटरमिनेंट ऑफ ए बी है, तो आपको क्या करना है, पहले कांस्टेंट नंबर पे फोकस करना है, ये वाली प्रॉपर्टी लगानी है। फिर जब ये दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में है, तो एक प्रॉपर्टी और बताई थी मैंने कि अलग अलग डिटरमिनेंट कर दो, अलग अलग डिटरमिनेंट कर दो। सॉल्व कर दो इसको, 27 × 5 × 3, तो 27 × 15 कितना आ रहा है, 405 आ रहा है। मल्टीप्लाई करा, यही आ रहा है ना, तो ठीक है ये आ गया। अब हमने मैट्रिक्स में ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स करा था, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में क्या था कि आपने रो को कॉलम में कर देते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें करते हैं। तो ट्रांसपोज की भी एक प्रॉपर्टी होती है, मतलब बीच बीच में जो जो प्रॉपर्टीज आएंगी काम की, वो मैं आपको बताता जाऊंगा। तो यहाँ लिख लेते हैं, वापस आ जाते हैं कि अगर कभी कहीं ट्रांसपोज हो रहा है मैट्रिक्स को, फिर डिटरमिनेंट पूछ रहा है, तो ये अपनी डिटरमिनेंट ऑफ ए के इक्वल ही होता है। मतलब अगर आप मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालो या उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालो, दोनों का आंसर सेम आएगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, पावर की भी प्रॉपर्टी देख ही लेते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n है, मतलब मैट्रिक्स में पावर है।
अब सीधी बात है, ये प्रॉपर्टी नहीं पता होगी तब तो बहुत लेंदी कर लोगे। मैं कहूँ आपसे ए क्यूब का डिटरमिनेंट निकालो, तो तुम है तो आसान लेकिन लेंदी बहुत है ना। ए क्यूब निकालने बैठ जाओगे, पता चले ए इंटू ए करा पहले, फिर उसका मल्टीप्लाई ए में करा, ए क्यूब आया, फिर डिटरमिनेंट निकाल रहे। तो इसके लिए सीधी सीधी प्रॉपर्टी है, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लो, उसकी पावर एन कर दो, यानी जो पावर अंदर है वो बाहर कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन हो गया। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी ये नोट कर लो। तो 5 प्रॉपर्टी हो गई। अभी एडजॉइंट ए की प्रॉपर्टी भी रह गई है, अभी एडजॉइंट सिखा दूंगा तो वो भी प्रॉपर्टी में बताता हूँ। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस अपने एक एक खोला जाएगा। मतलब देखो ऐसे ना, ये हॉरिजॉन्टल है, मान लो रो है, तुमने ट्रांसपोज करा, ये कॉलम बन गया, फिर करा तो फिर ये रो और कॉलम इंटरचेंज होता ना। कितनी बार भी ट्रांसपोज करेंगे एक ही आएगा। नहीं, कितनी बार क्या, अब तीसरी बार करोगे तो फिर से फिर वो ट्रांसपोज आ जाएगा। क्योंकि एक नंबर में ये वाला क्वेश्चन ऑड पावर में करोगे तो वो ट्रांसपोज आएगा, इवन पावर में करोगे तो वो वापस एक एक को लाएगा। ठीक है, चलो अप्लाई करो। मैंने प्रॉपर्टी बताई आपको, एक ए गिवन है, ए क्यूब का डिटरमिनेंट किसके इक्वल है, 27 के। क्यों अभी दिखाया था प्रॉपर्टी, ये है। आज तो बिल्कुल, आज तो गूगल से भी जल्दी जवाब दे रहे हो। गूगल में सर्च करोगे तब तक तुम तो आंसर निकाल दे रहे हो। हो गया नोट प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे आपको ए गिवन है अल्फा 2 अल्फा और डिटरमिनेंट ऑफ ए क्यूब दे रखा है 27। तो अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं पता होगी तब तो आपने कर लिया है क्वेश्चन। ठीक है, कि पहले आप ए इंटू ए निकालोगे, फिर ए का मल्टीप्लाई और करोगे, फिर वो अल्फा में पता नहीं क्यूबिक आ जाएगा। ठीक है, फिर तो कर लिया सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या है कि पावर जो है वो बाहर आ जाती है, तो ये बन जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 3 इक्वल टू 27। 27 किसका पावर है, 3 की पावर 3 है। ठीक है, तो ये बन गया डिटरमिनेंट ऑफ ए क्यूब इक्वल टू 3 की पावर 3। पावर कैंसिल कर दो, डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया 3, आया समझ में। अब इस ए का डिटरमिनेंट निकालो, तो अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर, बीच में माइनस 2 इंटू 2 -4 हो जाएगा इक्वल टू 3। तो अल्फा स्क्वायर आ जाएगा 3 प्लस का 4, तो अल्फा स्क्वायर आ जाएगा 7। स्क्वायर रूट कर दो तो प्लस माइनस आ जाएगा √7, यानी अल्फा आ गया प्लस माइनस का √7। क्लियर है। क्यों हो गया, ये है था आंसर। कौन कौन ने बोला था, डी बोला था ना। चलो अब जो ये एडजॉइंट पे है, तो पहले मैं आपको एडजॉइंट सिखा दूं, फिर हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो एडजॉइंट सीखने से पहले हमें क्या सीखना है, एडजॉइंट लास्ट का टॉपिक रहता है, इनवर्स और एडजॉइंट, तब हम वो बाद में कर लेंगे। पहले हम सीखेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो आप लिख लो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अगर मुझे फाइंड आउट करना कोई ट्राइंगल ABC है, अगर A B और C, ठीक है, अगर ये ट्राइंगल में वर्टेक्स है ABC, तो ये पॉइंट हो गया x1, y1, इस पॉइंट को मैंने ले लिया x2, y2, इस पॉइंट को ले लिया x3, y3, और मुझे इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया का फॉर्मूला हो जाता है हाफ डिटरमिनेंट ऑफ x1, y1, x2, y2, x3, y3 और यहाँ पे 1, 1, 1। थर्ड कॉलम में 1, 1, 1 लिखना है, बाकी सिंपल जो कोऑर्डिनेट है वही लिख दो। तो 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट निकालना है, और एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए हम एक मॉड लगा देते हैं, जिससे अगर मान लो अंदर वाला पार्ट सॉल्व होकर नेगेटिव आ गया तो आप पॉजिटिव कर दो उसको। ठीक है, तो एरिया कैसा होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, इस वजह से। अब अगर यही 3 पॉइंट एक लाइन में आ जाए, यानी कोलिनियर हो जाए तीनों पॉइंट, अगर तीनों पॉइंट क्या हो जाए, कोलिनियर, तो उस केस में आप फॉर्मूला तो एरिया का लगाओगे, लेकिन एरिया इक्वल टू कर देना 0। ठीक है, क्लियर है।
मतलब अगर आपसे एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं ट्राइंगल का तब तो यही फॉर्मूला लगाना है, लेकिन अगर 3 पॉइंट दे रखे हैं और कोलिनियर बोल दे तो आप एरिया ही फाइंड आउट करना, एरिया को 0 कर देना, रीजन उसका वही है। अगर तीनों पॉइंट एक लाइन में तो ट्राइंगल तो बनेगा नहीं, अब ट्राइंगल ही नहीं बन रहा तो एरिया कहाँ से आ जाएगा, इसलिए एरिया 0 है। आया समझ में। और एक 3 टाइप का क्वेश्चन बनता है, एक तो डायरेक्ट एरिया निकालने का, एक आपको कोलिनियर से कुछ फाइंड आउट करवा लेगा लेकिन लगाना होगा एरिया इक्वल टू 0, और तीसरा क्वेश्चन बोलेगा कि एक लाइन है जिसमें 2 पॉइंट गिवन है और लाइन की इक्वेशन बताओ, ठीक है। तो अगर तुम्हें 2 पॉइंट गिवन है तो तीसरा पॉइंट तुम ले लेना x, y। अब तीसरा पॉइंट भी लाइन पे लाई कर रहा है तो कौन सी कंडीशन लग जाएगी, कोलिनियर की। तो एरिया इक्वल टू 0 करना तो x, y में एक आंसर आ जाएगा, वही तुम्हारा आंसर होगा। आया समझ में। तो 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक होता है लाइन की इक्वेशन निकालने का जिसमें तुमसे ये बोलेगा नहीं कि x, y लेना है पॉइंट, तुमसे इतना कहेगा एक लाइन की इक्वेशन बताओ जो इस पॉइंट से पास होती हो, इन 2 पॉइंट से, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, तीसरा पॉइंट खुद से लेट करना है x, y और लगा देना है एरिया इक्वल टू 0, तो x, y में एक आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन लिख लो आप। इसमें हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन ऑफ लाइन, और हम एरिया को कर देंगे 0 के इक्वल, और ये पॉइंट हम लेट करेंगे, ठीक है, x, y। आया समझ में। तो अब देखो इस पे एक मैंने क्वेश्चन दिया है जिसमें सारे कुछ कवर हो रहा है, एक लाइन की इक्वेशन भी कवर हो जाएगा और एरिया का क्वेश्चन भी कवर होगा। देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग दिस यूजिंग डिटरमिनेंट्स। अच्छा, ये मेंशन क्यों कर दिया यूजिंग डिटरमिनेंट्स, क्योंकि 2 पॉइंट से लाइन की इक्वेशन हम 11th क्लास में भी करते थे, स्ट्रेट लाइन में। कर लो। हो गया नोट। अब लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट दिस। तो पहले मैं फर्स्ट पार्ट ही कर रहा हूँ, आगे लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो वो एक नेक्स्ट पार्ट हो गया। पहले हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक पॉइंट a है 1,3 और एक b पॉइंट है 0,0, और आपसे बोला इक्वेशन बताओ लाइन की। तो मैंने क्या बोला कि आप क्या करें, लाइन पे तीसरा एक पॉइंट ले लें x, y, ठीक है, और अब लगा दो एरिया इक्वल टू 0। तो एरिया का फॉर्मूला क्या है, हाफ x1 y1। अब देखो ये मैं x1 ले लेता हूँ, ये y1, ये x2 और ये y2 और ये x3 और ये y3। क्या बात है, आज तो बिल्कुल के कहाँ से आ गया अभी तो मैं वो निकाल रहा हूँ, इक्वेशन बताओ x y में, ठीक है। चलो देखो इधर, x1 y1, x2 y2, x3 y3। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट मैंने लिया 3rd पोजीशन पे लिया है, आप चाहो तो बीच में ले सकते हो, चाहो तो पहली पोजीशन पे ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फाइनल आंसर सेम आएगा, ठीक है। फाइनल आंसर जो है आपको सेम मिलेगा। तो चलो अब यहाँ पे मैंने लिखा x, क्या होता है फॉर्मूला, x1 y1 यानी 1 3, x2 y2 यानी 0 0, x y 1 1 1 इज इक्वल टू हमें 0 करना होता है। इस बार मॉड देखो, अगर एरिया की वैल्यू 0 के इक्वल है तो मॉड लगाने का कोई फायदा नहीं है। क्यों, मॉड लगाओगे तो मॉड जब हटाते हैं तो प्लस माइनस आता है, तो ऑलरेडी 0 है, तो प्लस माइनस से फर्क ही नहीं पड़ता है। ये समझ में आया। नहीं, अभी फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं इधर तक, अभी उस एरिया 3 की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं इधर तक कर रहा हूँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, पहला पार्ट कर रहे हैं अभी। ये बात समझ रहे हो कि नहीं। अगर किसी क्वेश्चन में एरिया मान लो 4 गिवन होता, 4, तो मैं यहाँ मॉड जरूर लगाता, क्योंकि फिर मैं मॉड को ब्रेक करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस माइनस। अच्छा, तो मैं कन्फ्यूजन अगर ज़्यादा रहे तो लगा लो इसमें मॉड, कोई फर्क नहीं पड़ता, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, वैसे ही 0 होना है, लगा दिया मॉड, ठीक है। तो कितना आएगा, हाफ डिटरमिनेंट में 1 3 1 0 0 1 x y 1, और यहाँ पे चलो मॉड ब्रेक करा तो प्लस माइनस 0, हालांकि वो 0 ही हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। अब निकाल लो इसका डिटरमिनेंट, तो 1/2 बाहर है ब्रैकेट। मुझे डिटरमिनेंट किससे निकालना चाहिए, आसान पड़ेगा, सेकेंड रो में 2 एलिमेंट 0 दिख रहे हैं, इसी से निकाल लेते, ज़्यादा आसान पड़ेगा। सर आप उससे भी निकालोगे तो आसानी पड़ जाएगा, वो कट के मल्टीप्लाई हो। चलो किसी पे, चलो फर्स्ट रो से ही निकाल लेता हूँ, चलो दे दो 1/2, तो 2 का इधर मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, 0। अब यहाँ पे आपको
अब यहाँ पे तुम्हें क्या होगा, ये डिटरमिनेंट निकालना, तो पहला एलिमेंट 1 हुआ तो ये मल्टीप्लाई इसमें होगा 0, बीच में माइनस, तो माइनस का y आ गया, ठीक है। फिर माइनस का 3 आएगा, देखते हैं अभी, ये और ये हाइड करा 0, माइनस का ये x आएगा प्लस 1, ये 0 ही हो गया पूरा इक्वल टू 0। तो माइनस का y आया, प्लस का 3x आया, और ये तो 0 है। चेक करो क्या y इक्वल टू 3x आ रहा था इक्वेशन। तो पहले पार्ट का आंसर आया है y इक्वल टू 3x, जिसमें हमें लाइन की इक्वेशन मिलेगी। अब आपको निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ d जो पॉइंट है k, 0 इज अ पॉइंट सच दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज 3 स्क्वायर यूनिट, यानी एरिया आपको दे दिया, ये नोट हो गया। तो अब आपको क्या बोल रहा है कि एक ट्राइंगल बनाना है। सर इसी से कर दो x और y की जगह बस k और 0 पुट कर। तो मुझसे पूछा किसी ने, ठीक है। एक ट्राइंगल बना लो ABD, और A पॉइंट है 1,3, B पॉइंट है 0,0, और बोला D पॉइंट आप ले लो k, 0, ठीक है, और बोला एरिया इसका 3 स्क्वायर यूनिट है, ठीक है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या है, हाफ x1 y1 x2 y2 x3, ये x3 y3 हो गया, ठीक है, k 0, और यहाँ 1 1 1, और एरिया किसके इक्वल है 3 के, और यहाँ मॉड लगा लो। अब मॉड को ब्रेक करोगे तो इस बार +-3, तो इस बार केस बनाने पड़ेंगे आपको, ठीक है। 2 आंसर आ रहे हैं, एक ही आ रहा है। अभी देखो ये मॉड ब्रेक कर दिया, सुनो ये स्टेप देख लो पहले। तो मैंने ये मॉड ब्रेक करा तो +-3 आया, 1 3 1 0 0 1, और यहाँ पे k 0 1, इसका थर्ड कॉलम थर्ड रो चेंज कर लो, k 0 1 है यहाँ। तो ये 2 जब मल्टीप्लाई इसमें होगा तो +- का 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका डिटरमिनेंट निकाल लो, 1 ब्रैकेट 0 0, फिर माइनस का 3 ब्रैकेट 0, और ये माइनस का k प्लस 1 लिया, तो ये 0 और ये भी 0। तो फाइनली ये तो 0 हो रहा है, ये भी 0, ये हो गया 3k +-6, तो k आ जाएगा +-2, ठीक है। तो 3k इक्वल टू +-6, k आ जाएगा +-2। सर अगर इसको हमने इक्वेशन में डाला फिर तो सैटिस्फाई नहीं कर। वो एक अलग क्वेश्चन बन रहा है ये वाला, मतलब ये पार्ट अलग हो गया, ये पार्ट अलग है, ठीक है। जरूरी नहीं कि उसमें सेटिस्फाई कर जाए। तुम्हें क्यों इतनी हंसी आ रही वैसे, मतलब सीरियस नहीं हो हैं, कल इतना तुम्हारे हैं, तो इसीलिए तो कल तुम ये बोलना पड़ रहा था तुम्हें कि अभी मैं तैयारी कर लूँगा, मतलब बोर्ड का पेपर 4 दिन बाद आ गया और तुम कर लूँगा पे अड़े पड़े हो, यही रीज़न है ना। कोई गलत नहीं बोल रहे तुम्हारे पापा को, क्योंकि तुम हो उस लायक, मतलब डिजर्व करते हो, मतलब उनकी मतलब नाराज़गी कि वो परेशान हो गए हैं तुमसे। चलो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, k इक्वल टू क्या है +-2 आ गया। अब हमें क्या सीखना, देखो हमने क्या क्या सीख लिया है, थोड़ा सा फिर से एक बार लाइनअप्स करते हैं सारी चीज़ें। पहले हमने 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट निकाला, 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट निकाला, फिर हमने कुछ बेसिक प्रॉपर्टी 3-4 सीख ली, फिर हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल सीखा, और एरिया ऑफ ट्राइंगल में 3 टाइप का क्वेश्चन बनता है, एक कोलिनियर का, और एक लाइन की इक्वेशन का, और एक एरिया का, ठीक है। अब हमें सीखना है किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना सीखना है, मतलब ए हमें गिवन होगा कोई मैट्रिक्स और हमें पहुंचना है यहाँ तक है, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी करोगे 1-2 एक्सरसाइज में टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका, गिनती का एक क्वेश्चन कर लो, आपके 2 एक्सरसाइज बच जाती है एनसीईआरटी की। क्या होता है प्रोसेस, हमें पहुंचना है ए से ए इनवर्स तक, उसी में 50 क्वेश्चन दे दिए फालतू के। हमें क्या करना है, ए से निकालना है पहले माइनर, माइनर से निकालना है कोफैक्टर, कोफैक्टर से निकालना है एडजॉइंट, और एडजॉइंट आ जाएगा तो इनवर्स आ जाएगा। इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, यानी अगर किसी मैट्रिक्स का मुझे इनवर्स निकालना है तो एडजॉइंट ए और ये 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ए निकालना सीख लिया है, एडजॉइंट हमें सीखना है, और ये एक प्रोसेस है, जैसे होता है ना मेट्रो में जाते हैं एक स्टेशन फिर दूसरे स्टेशन ऐसे बने रहते हैं, ठीक है, देखे हो तो बस वैसे ही में चलना है लाइन बाई लाइन। पहले स्टेशन हमारा आएगा माइनर, फिर कोफैक्टर, फिर एडजॉइंट, फिर हमें ये एडजॉइंट मिल जाएगा तो हम इनवर्स का निकाल लेंगे। क्लियर हुआ। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला है 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए।
इसलिए मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ बोर्ड एग्जाम में, ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, बोर्ड एग्जाम है, इसमें आपकी सही स्ट्रेटजी होगी, आप मैक्सिमम स्कोर करेंगे। और ऐसे ही चल रहा होगा कुछ भी तो आप कितना भी पढ़ लो स्कोर अच्छा नहीं होने वाला। अब जैसे यही चैप्टर है, अगर आप इसकी एनसीईआरटी सॉल्व करने बैठ जाओ, रियल बता रहा हूँ, बहुत टाइम वेस्ट होगा। उसमें तुम्हारे ए यूनिवर्स पे ही शायद से 12 क्वेश्चन दे रखे हैं, 4th एक्सरसाइज या 3rd एक्सरसाइज में। अब तो वो करने बैठो पागल ही हो फिर तो, और तुम्हें लग रहा है हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एनसीईआरटी पूरा एक क्वेश्चन लगा रहे हैं, कोई मतलब नहीं। जहाँ जरूरत है लगाओ ना, आपको लग रहा है वेक्टर लगा लो पूरी एक क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि हर क्वेश्चन नया है। मैट्रिक्स में और डिटरमिनेंट में हर क्वेश्चन नहीं है, काफ़ी क्वेश्चन रिपीटेड टाइप के हैं, और उनमें कुछ ऐसा बहुत हार्ड भी नहीं है कि भाई अगर हम 2 क्वेश्चन छोड़ देंगे तो हमारा पता नहीं क्या हो जाएगा। तो आपको इन चैप्टर्स में सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं बस वो करो, ठीक है, उतना सफिशिएंट रहेगा। तो ये सोचो जो मेरे पास लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड टाइम में यहीं पे कुछ लोग बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। टाइम तो देखो सबके पास बराबर है ना, ऐसे तो नहीं मेरे पास टाइम ज़्यादा तुम्हारे पास कम है, या किसी जो टॉप करने वाला 12th में उसके पास टाइम भगवान ने उसको ज़्यादा दे दिया, अच्छा तुम चलो टॉप करने तुम्हें ज़्यादा टाइम देते हैं, दुनिया रोक देते हैं, ठीक है, दुनिया रुका देंगे। तो ऐसा तो है नहीं, तो टाइम सबके पास बराबर है, बस स्ट्रेटजी का अंतर है। तो वो स्ट्रेटजी यही है कि आप एनालाइज करो एक बार अपने आप को कि भाई कौन से टॉपिक्स हमारे वीक हैं, या उनसे ज़्यादा हमें आता भी है पेपर में और हमें आती नहीं है, तो उन पर ज़्यादा टाइम दो, और जिनमें ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत भी है। डिटरमिनेंट में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे चैप्टर्स सिलेक्ट करो, मैंने कई बार एक्सप्लेन भी करा इस चीज़ को, आप एक बार एनालिसिस करो पूरे 13 चैप्टर्स में ऐसे चैप्टर्स कौन से हैं जिनमें मैं एनसीईआरटी ना लगाऊं, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लूँ और मेरा काम हो जाए, मैं सीधे पीवाईक्यू पे जम कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप फोकस कर पाओगे उन चैप्टर्स पे जो तुम्हारे वीक हैं या जो हार्ड हैं, उस पर तुम फोकस कर पाओगे, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे कि फॉर्मूला तो देख लिया भाई ये है, अब मुझे एडजॉइंट ए तक पहुँचना है। तो सबसे पहले मुझे मैट्रिक्स का माइनर निकालना सीखना है और कोफैक्टर, ठीक है, ये 2 हमारे लिए मेन पिलर हैं अगर हमें इनवर्स तक पहुंचना है। तो सीधी सी बात है, डिटरमिनेंट में हर चीज़ 2x2 की है और 3x3 की है। तो पहले एक मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि एक मेरे पास मैट्रिक्स ए है जिसमें एलिमेंट है 3 2 1 4, और मैं आपको पहले 2x2 मैट्रिक्स के माइनर और कोफैक्टर निकाल के दिखाता हूँ, और बहुत आसान होते हैं। आप ऐसे समझो इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं, 4, और एलिमेंट को अगर मैं बोलूं किससे रिप्रेजेंट करते हो तो आप बोलते हो ये A11 है पहला एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट A12 है, फिर इधर वाला A21 है और ये A22 है, यही तो बोलते हो, मैट्रिक्स में हमने यही सीखा है। तो ये जो 4 एलिमेंट हैं यही 4 एलिमेंट के माइनर होते हैं, यानी कि पहले एलिमेंट का एक माइनर होगा जिसको बोलेंगे M11, फिर हम बोलेंगे M12, फिर हम बोलेंगे M21, M22, ठीक है। तो आपको क्या करना है, M11 फाइंड आउट करना है। तो आप पहले एलिमेंट का वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हाइट कर दो, जो बच गया वो एलिमेंट तुम्हारा माइनर है। तो यहाँ पे क्या हो गया 4, इसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हाइट करा तो कितना आया 1, इसको हाइट कर दिया तो ये कितना आ गया 2, इसका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हाइट करा तो ये 3 आ गया। तो हमने क्या करा, जो ये प्रोसेस था मैट्रिक्स से ए इनवर्स पहुँचने का, तो पहला स्टेप क्लियर कर लिया है, माइनर तक पहुंच गए हैं, ठीक है। अब हमें माइनर से पहुंचना है कोफैक्टर को। कोफैक्टर को हम सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं या फिर कैपिटल ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों सेम है, ठीक है। तो कहीं पेपर में सी लिखा है तो समझ जाना कोफैक्टर है, या कैपिटल ए लिखा है तो भी कोफैक्टर है। तो चलो कैपिटल ए ले लिया मैंने, A11। अब इन दोनों नंबर का अगर सम इवन नंबर है तो जो माइनर है वही कोफैक्टर होता है। इन दोनों का सम अगर ऑड नंबर है तो साइन चेंज कर दो, अगर ये प्लस है तो माइनस, अगर ये माइनस होता तो प्लस कर देते हैं। अब A21 ये आ गया माइनस का 2, A22 ये आ गया 3, आया समझ। तो हमने माइनर की हेल्प से, देखो यहाँ पे ऑड नंबर था 2 + 1 3, एक ऑड नंबर है तो साइन चेंज कर दिया, ठीक है। अब तुमने क्या सीख लिया, माइनर सीख लिया, कोफैक्टर सीख लिया। अब आते हैं एडजॉइंट क्या है। तो अगर मैं इसके एडजॉइंट की बात करूं, एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ए जो होता है वो जो हमारे कोफैक्टर्स आए हैं उनका ट्रांसपोज होता है। और कोफैक्टर्स क्या हैं, जैसे A11, A12, A21, A22। तो A11 कितना है 4, A11 है 4, A12 है -1, A21 है -2, A22 है 3, और इसका क्या है ट्रांसपोज।
कर दो। अब ट्रांसपोज क्या होता है, हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएगा, वर्टिकल बन जाएगा। तो ये हो गया 4 - 1 - 2 3, ये आपका आ गया एडजॉइंट ए। ठीक है, तो आपने देखो माइनर भी सीखा, कोफैक्टर भी सीख लिया, एडजॉइंट भी सीख लिया, और अगर आपको ए इनवर्स निकालना हो तो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। तो अगर मैं आपसे बोलूँ इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालो, तो वो तो हमने सीख ही लिया पहले से। 4 × 3 12 -2 कितना आएगा, तो बस 10 रख दो, 1/10, और ये 4 माइनस का 2 माइनस का 1 3। आया समझ में? तो ये ए इनवर्स आ गया। क्लियर हुआ 2 × 2 का? नहीं, बाहर ही छोड़ना उसको, जो भी नंबर बाहर आए उसको बाहर ही रखना है, डिवाइड करने की तो नहीं है, ठीक है। अब 2 × 2 का अगर आपने सीख लिया माइनर कोफैक्टर, ये कहाँ यूज होगा, 2 × 2 के मैट्रिक्स में। मतलब अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक इक्वेशन है 2x + 3y = 5 और एक है x + y = 7, इसको सॉल्व करो मैट्रिक्स मेथड से, तो इसका लॉजिक कहीं ना कहीं इससे कनेक्ट होगा। और जब x y z होगा तो 3 × 3 का होगा। तो अभी 3 × 3 का पहले देख लेते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। उससे पहले मैं एक प्रॉपर्टी और लिखवा देता हूँ, एक जो क्वेश्चन था वो भी कंप्लीट करवा देता हूँ। अब एडजॉइंट ए आपको पता लग गया कि एडजॉइंट ए है क्या, तो इस पर एक प्रॉपर्टी बहुत फेमस है और NCERT की है प्रॉपर्टी, तो इस पर क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस है। क्या है वो, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट ये होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n - 1। ये और लिख लो कि एडजॉइंट ए का जो डिटरमिनेंट है वो आपका होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n - 1। पावर n हो जाएगा उसमें, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n - 1। तो इस पे एक क्वेश्चन था, करो ट्राई, बताओ आंसर कितना है इसका। अरे ये लड़का आज तो बिल्कुल भाई, ये स्लाइड तो मैं तुमसे शेयर तो करी नहीं है, हैं ये नहीं, ये तो हैं नहीं, ये एग्जैक्टली तो नहीं दी होगी, कुछ और दिया होगा, ये तो आज ही बनाई है मैंने, हैं। अच्छा, ये पूरा चेक कर ली तुमने स्लाइड, है वाह, अच्छा ये कर लिया था। चलो, ए आपको दे रखा है, एडजॉइंट निकालना है, डिटरमिनेंट एडजॉइंट का डिटरमिनेंट निकालना है। तो अगर आप उस पर प्रोसेस में चले गए, माइनर निकाला फिर कोफैक्टर फिर एडजॉइंट, वो नहीं करना है। हमारे पास प्रॉपर्टी है ना, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n - 1। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 3 - 1। इसका मतलब डिटरमिनेंट का स्क्वायर करना है। तो आप क्या करो, इस मैट्रिक्स का निकाल लो डिटरमिनेंट, कितना आएगा, डिटरमिनेंट ए आएगा -8। अगर आपके डायगोनल एलिमेंट में नंबर्स हैं, बाकी सब जीरो हैं, तो आप डायगोनल एलिमेंट को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको याद ना रहे तो जो हमारा बच्चों वाला मेथड वो लगा देते हैं। पहला एलिमेंट -2, डिटरमिनेंट, चलिए तो अंदर वाला पार्ट तो कर ही सकते हैं डायरेक्ट, -2, फिर ये आएगा -4 और ये 0, फिर दो एलिमेंट 0 है तो -0 +0, हाँ सर ये प्लस का 4 आएगा, माइनस माइनस +4 माइनस का 0, ठीक है। और ये दो एलिमेंट 0 है तो -0 +0, तो 4 - 2 क्या हो गया, -8 आ गया। आया समझ में। और ये रूल भी याद रखो, चलो मैंने कर तो पूरा दिया कि अगर डायगोनल एलिमेंट सिर्फ हैं और रिमेनिंग 0 हैं तो आप सीधे डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, डिटरमिनेंट मिल जाता है। कैसे, इधर से ही दे लेना है, ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल। चलो अब ये हो गया, लगा दो वैल्यू यहाँ पे, डिटरमिनेंट ऑफ ये हमारा -8 आया, तो -8 का स्क्वायर तो कितना आ गया, 64 आ गया इसका आंसर। क्लियर हुआ। अब आपको जैसे हम लोग 10th क्लास में सॉल्व करते थे x + y = 6, 2x - y = 8 और एक्स वाई निकालते थे, तो एक्स वाई निकालने के लिए, ठीक है, चलो अगर मैं आपसे इसी को बोलूं कि चलो इसको सॉल्व करो, बताओ एक्स और वाई के लिए क्या आएगी, और थोड़ा आसान कर दूं, मतलब आसान है,
फ्रैक्शन में आएगा ना, लेकिन फ्रैक्शन से हटाना है तो थोड़ा कर देता हूँ ना, इधर 6 कर दे 3 कर देता हूँ, ये कितना रहा 12 का मल्टीपल 12 कर देता हूँ, अब हो जाएगा सही ना। बताना एक्स और वाई के लिए कितनी आ रही सारी दो इक्वेशन से। अगर आप एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओगे तो y से y कट गया 3x इक्वल टू 15, मतलब 10th क्लास का जो मेथड है ना, तो ये कट गया 3x इक्वल टू 15, तो x कितना आ गया और y कितना आएगा -2। लेकिन हमें इस मेथड से नहीं करना है, पेपर में लिख के आएगा यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। अब ये बैक भी नहीं हो रहा इससे ज़्यादा, ठीक है। तो हमने क्या लिया, x प्लस वाई इक्वल टू लिया था 3 और x क्या था 2x माइनस वाई इक्वल टू 12, ये तो लिया था। इनको मैंने सॉल्व करवा दिया, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन जो भी तुम्हें आता है 10th क्लास का। अगर मुझे बोला जाए कि इन दो इक्वेशन को आप सॉल्व करो किससे, मैट्रिक्स मेथड से, तो मैट्रिक्स मेथड में क्या करना होगा कि आपको एक मैट्रिक्स लेना होगा जिसमें x और y के कोफिशिएंट लिखने होंगे, यानी कि इसमें कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट 2, इधर -1, और दूसरी रो में मतलब दूसरी मैट्रिक्स में x y लिख लो और राइट हैंड साइड में 3 और 12 लिख लो, ठीक है। इस मैट्रिक्स को आप A मान लो, इसको कैपिटल X लिख लो और राइट हैंड साइड को B। अब ये समझ लो A इधर आ गया तो इनवर्स बन जाएगा, तो X हो जाएगा A इनवर्स। तो अगर ये एक मैट्रिक्स A है तो हमने 2 क्रॉस 2 का इनवर्स निकालना तो सीख लिया है ना, तो जैसे ही इनवर्स आ जाएगा B के साथ मल्टीप्लाई कर देना, X आ जाएगा, आया समझे। तो अगर 2 क्रॉस 2 का आ जाए तो आपको क्या करना है, पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना आना चाहिए। कई बार एक क्वेश्चन ऐसी, क्योंकि ये पेपर में कैसे आ जाएगा, केस बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है ना, 3 पार्ट दे दिए, पहले कुछ वर्ड प्रॉब्लम में दे देंगे, सम ऑफ 2 नंबर इज 3, ठीक है, और डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस ऑफ अ नंबर एंड सेकेंड नंबर इज 12, ऐसे कुछ दे दिया, तो हमने इक्वेशन बना ली। फिर बोलेंगे पहले पार्ट में फॉर्म करो इक्वेशन, फिर सेकंड बोल देंगे मैट्रिक्स मेथड से मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो, फिर थर्ड में बोल देंगे सॉल्व करो, ठीक है। तो आपने क्या करा, मैट्रिक्स फॉर्म लिख लिया, फिर आपने x इक्वल टू A इनवर्स भी लिया, तो अब आप क्या करोगे, इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालोगे जो मैंने सिखा दिया है, और B के साथ मल्टीप्लाई कर देना, x y आ जाएगा, x y आ जाएगा इसमें, ठीक है। लेकिन पेपर में जो ज़्यादा आता है वो आता है 3 क्रॉस 3 का। एक लॉजिक समझ में आपको आ गया 2 क्रॉस 2 से कि हाँ हम A इनवर्स यूज करके मैट्रिक्स में x y वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब 3 क्रॉस 3 का देखो क्वेश्चन, देखो उसमें लिखा है एक A मैट्रिक्स है, बोला A इनवर्स निकालो, तो पहले तो हमें A इनवर्स निकालना सीखना है 3 क्रॉस 3 का। तो एक काम करते हैं, पहले एक नया क्वेश्चन समझ के इधर मैं अलग स्लाइड में सॉल्व कर रहा हूँ। A इक्वल टू कितना है 1 1 2 -3, इसका इनवर्स निकालते हैं, क्योंकि हमने अभी 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट सीखा है और एडजॉइंट सीखा, 3 क्रॉस 3 का नहीं सीखा है, तो हम इसमें 3 क्रॉस 3 का माइनर को फैक्टर एडजॉइंट सब सीख लेंगे। तो देखो क्या है 1 2 -3 है, 3 2 -2 है, लास्ट रो में किसी ने देखा कितना है 2 -1 1, ये है। तो जैसे अभी हमने 2 क्रॉस 2 में डिसाइड किया था कि 4 एलिमेंट हैं, तो 4 माइनर्स आए थे, M11 M12 M21 M22। तो वैसे ही अगर ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, कितने माइनर आएंगे 9 आएंगे, तो 9 माइनर निकालने हैं, 9 को फैक्टर निकालने हैं, उसके बाद एडजॉइंट आएगा, फिर इनवर्स आएगा, ठीक है। तो चलो माइनर निकालते हैं पहले तो ऐसे लिख लो, पहले एलिमेंट का माइनर होगा M11, दूसरे वाले एलिमेंट का होगा M12, फिर तीसरे का हो जाएगा M13, ठीक है। फिर आ गया सेकेंड रो, तो ये हो जाएगा M21, फिर इधर आ जाएगा M22, फिर यहाँ आ जाएगा M23, फिर आपका आएगा M31 M32 M33। ये हमने 9 माइनर लिख लिए। अब ये माइनर आते कैसे हैं वो देख लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इस वर्टिकल को और हॉरिजॉन्टल को हाइड कर दो, तो ये जो बच गया उसको एक डिटरमिनेंट में लिख दो, तो क्या बचा 2 -1 -1 1, ठीक है। समझ पा रहे हो, सबको समझ में आ रहा है। फिर दूसरा एलिमेंट देखो M12, तो इस एलिमेंट का
वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, हाइड कर दो। 3 माइनस 1 2 1, 3 माइनस 1 2 1 ये आएगा। फिर M13 देख लो कितना आ रहा है, तो ये एलिमेंट का ये और ये हाइड करा, 3 2 2 माइनस 1, 3 2 2 माइनस 1 ये आएगा। फिर आ जाओ M21 पे, ये एलिमेंट है, मतलब ये और ये हाइड हो गया, तो 2 माइनस 3 माइनस 1 1, 2 माइनस 3 माइनस 1 1 ये आ गया। समझ में आ रहा है, क्लियर है। फिर 2 2 का निकालो इस एलिमेंट का, तो ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल हाइड कर दो, तो 1 माइनस 3 2 1, तो ये आ गया 1 माइनस 3 2 1। फिर M23 यानी ये एलिमेंट का, तो ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल हाइड हुआ 1 2 2 माइनस 1, 1 2 2 माइनस 1। M31, तो ये और ये हाइड हुआ 2 माइनस 3 2 माइनस 1। फिर इसका फाइंड आउट करोगे, तो ये और ये हाइड हुआ 1 माइनस 3 3 माइनस 1, और लास्ट में M33 1 2 3 2। ठीक है, अब ये क्या है, 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट है। चलो 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट निकाल दो, कितना आएगा, ये 2 आएगा, ये प्लस का 1 होगा लेकिन बीच में माइनस आता है, तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा होगा। चेक करो एलिमेंट, ये कितना आएगा 3, और ये प्लस का 2 हो जाएगा, कितना आ रहा है 5, ये आएगा माइनस का 3 माइनस का 4, कितना आ जाएगा -7, ये आएगा 2, ये प्लस का 3 हो रहा है, बीच में माइनस है, 2 माइनस 3 -1, 2 ये 1 होगा, ये प्लस का 6 होगा 7, ये माइनस का 1 माइनस का 4 -5। हाँ आपने वहाँ पे -1 लिखा है, क्वेश्चन में -2 था। कहाँ पे, इधर सेकंड रो का थर्ड वाला। ये एलिमेंट, ये 2 है, चलो 2 कर लेते हैं। अब कहाँ कहाँ चेंज आएगा ये देख लेते हैं थोड़ा सा, कहाँ कहाँ चेंज होगा। एक तो हमारा इधर भी चेंज हो जाएगा ना, नहीं ये एलिमेंट हाइड हुआ, ये आएगा -2, और कहाँ चेंज होगा, ये हाइड करा 3 -2, इधर भी आएगा -2। ठीक है, फिर इसमें तो ठीक है वो, फिर जब इधर करोगे तो इसमें तो सब ये हट ही जाएगा, तो नहीं आएगा ना, इसमें तो कुछ नहीं आएगा, इसमें चेंज होगा। लेकिन जब इसमें आएगा तो 2 -3 2 -2 ये लेंगे, तो यहाँ पे 1 3, ये यहाँ पे -2 आएगा। अब चेक करो सब सही हो गया, एम हाँ वो अभी कैलकुलेशन करते हैं, ये अंदर वाले एलिमेंट तो सही हो गए ना। चलो ये 2 हुआ, ये माइनस का 2 होगा, ये 0, ये आपका आएगा 3, ये प्लस का 4 हो जाएगा 7, मतलब ये तो ठीक है, ये तो पूरा ठीक है, चेक कर लो। अब इसमें चेंज ये तो कर ही नहीं था अभी हमने, तो -4 माइनस में प्लस का 6 हो गया, यानी 2 आ रहा होगा, ये -2 प्लस का 9 हो जाएगा 7, और लास्ट में ये 2 माइनस का 6 कितना हो गया -4। तो ये हमारे माइनर आ गए। अगर आपके माइनर आ गए तो कोफैक्टर भी आ जाएंगे। तो कोफैक्टर कैसे आता है, A11, अगर इन दोनों एलिमेंट का सम अगर इवन नंबर है सेम रख दो, तो 0 है तो 0 ही रहेगा। M12, तो 1 और 2 का सम ऑड नंबर है, साइन चेंज कर दो, यानी -7। फिर ऐसी A13 इवन है तो सेम रहेगा, A21 ऑड है तो +1, A22 सेम रहेगा क्योंकि इवन आ रहा है, A23 ऑड है तो प्लस का 5 हो जाएगा, साइन चेंज। A31 इवन है 2 आएगा, A32 -7 आएगा, A33 माइनस का 4 आएगा। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, एडजॉइंट लिख लेना है। अब हमें क्या करना है, एडजॉइंट लिखना है।
तो एडजॉइंट ए जो था, एडजॉइंट ए जो था वो क्या था, जो भी हमारे कोफैक्टर आएंगे उनका ट्रांसपोज करना है। तो कोफैक्टर लिख लेता हूँ, 0 -7 -7, 0 -7 -7, 1 7 5, 2 -7 माइनस का 4। तो ट्रांसपोज करोगे तो पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 0 -7 -7, 1 7 5, 2 -7 माइनस का 4। ये आपका एडजॉइंट ए आ गया। ये आपका आ गया एडजॉइंट ए। समझ में आया? क्लियर है यहां तक? तो अगर ये एडजॉइंट ए आया, अब तुम्हें तो इनवर्स चाहिए, तो चलो डिटरमिनेंट और निकाल लो। कितना आएगा इसका डिटरमिनेंट? 7 आ रहा है। देखो डिटरमिनेंट निकालने का तरीका जो एक नॉर्मल है, जो हम करते हैं, शुरुआत से करोगे पहला एलिमेंट और फिर पूरा सॉल्व जैसे करते हो 3 क्रॉस 3 का। दूसरा तरीका क्या है कि अगर आपने ऑलरेडी कोफैक्टर्स निकाल लिए हैं तो इनका यूज़ कर लो, फिर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। पहला एलिमेंट पहले कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 1 × 0 प्लस दूसरा एलिमेंट दूसरे कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, 2 × -7 प्लस तीसरा एलिमेंट तीसरे से मल्टीप्लाई कर दो, तो -3 × -7। तो देखो ये माइनस का 14 हो रहा है, ये प्लस का 21, देखो 7 आ गया, 7 आ रहा है। आया सबको समझ में? तो अगर आपके पास कोफैक्टर्स हैं ऑलरेडी तो आप क्या करें, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ से एक रूल भी निकल के आता है, ये स्टैंडर्ड बोलूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है इस पर, क्या कि अगर कोई बोल रहा है डिटरमिनेंट ऑफ ये क्या होता है, तो एलिमेंट पहला उसके करस्पॉन्डिंग उसका कोफैक्टर प्लस एलिमेंट 1 2 उसका कोफैक्टर, एलिमेंट 1 3 तो उसका कोफैक्टर। अगर आप ऐसा मल्टीप्लाई करते हो तो आपको उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकल जाता है। हो सकता है ऑब्जेक्टिव कोई क्वेश्चन दे दे कि डिटरमिनेंट ऑफ ए बताओ क्या होता है, ऑप्शन दे दिया A 1 1, इधर A 3 1 लिख दिया, तो आपको चेक करना हो कौन सा सही है। तो यार सेम होना चाहिए, यहाँ 1 1 है तो यहाँ 1 1, 1 2 है तो 1 2, 1 3 है तो 1 3। तो इस पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। चलो अब हम इसमें ए इनवर्स निकाल देते हैं। तो ए इनवर्स होता है 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। तो ये आ गया 1/7 और एडजॉइंट लिख दो 0 1 2 -7 7 -7 -7 5 -4, ठीक है। तो इसमें जो पहला पार्ट था, ये जो पहला पार्ट है ए, बोला है फाइंड ए इनवर्स, वो आ गया है, ठीक है। तो जो पहला पार्ट था कि इनवर्स फाइंड आउट करो, अब तुम्हें क्या करना था, सॉल्व करना है ये इक्वेशन को। तो ये 3 इक्वेशन लिख लो, x + 2y माइनस का 3z = 6, 3x + 2y माइनस का 2z। किसी ने निकाला कि xyz? किसी का भी xyz आया क्या? अभी नहीं किया। अब हमें 3 इक्वेशन सॉल्व करनी है। अगर ये तुम्हें नहीं भी दिया होता और तुमसे कहा जाता 3 इक्वेशन सॉल्व करो, कैसे करते? मैट्रिक्स फॉर्म से। तो मैट्रिक्स फॉर्म कैसे सिखाया मैंने? कोफिशिएंट लिख दो 1 2 -3, 3 2 -2, 2 -1 1, x y z और यहाँ पे 6 3 2। इतना समझ में आया? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखो, ध्यान से देखो, तो ये पार्ट जो है, जो इसको हम ए बोलते हैं, वो इसी ए के इक्वल है। ए क्या है? सेम है। अगर मैं इसको ए लेता हूं तो कैपिटल ए और इसको मैंने एक्स लिया, इसको बी ले लिया, तो मेरा जो एक्स होता है वो ए इनवर्स बी होता है, ठीक है। और चांस की बात है जो ये जो ए है वही इधर दे रखा था। अगर कुछ अलग होता तो दिमाग कुछ और लगाते, फिर हम ट्रांसपोज वगैरह होता तो ट्रांसपोज कर देते, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है, डायरेक्टली ए इनवर्स है यहाँ पे। तो आप ए इनवर्स जो आपने फाइंड आउट करा ना, इधर पुट कर दो डायरेक्ट। तो कितना है? 1/7। तो ये 1/7 मैट्रिक्स लिख लो, क्या है? 0 1 2 0 1 2 -7 7 -7 -7 5 -4, ठीक है। ये मैंने ए इनवर्स लिख दिया।
इसको b के साथ मल्टीप्लाई करना है, b तुम्हारा ये 632 है, राइट हैंड साइड में जो होता है उसको b बोलते हो, ठीक है। तो 632, अब करो मल्टीप्लाई दो मैट्रिक्स का। अब मल्टीप्लाई कैसे होता है, पहला रो कॉलम, तो 0 इंटू 6 0, 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 2 ये 4 हो गया। फिर इसको करो इसे मल्टीप्लाई, माइनस का 42, 7 इंटू 3 21, माइनस का 14, करना मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा इधर कितना आ रहा है, -7 इंटू -6 कितना आएगा, -42, ये प्लस का 15 और माइनस का 8, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, देखो 1/7, ये हुआ 7, इधर कितना आ रहा है -35, और फिर ये भी 35, तो डिवाइड कर दो 7 से, तो 1 -5 -5, और ये जो कैपिटल एक्स आपने लिया था वो एक्स वाई जेड को लिया था, तो इधर एक्स वाई जेड आ गया। अब कंपेयर कर दो, तो x इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू -5 और जेड इक्वल टू भी -5। समझ में आया। तो ये हमने क्या करा, एक तो इन्वर्स निकालना भी सीख लिया 3x3 का, और उससे हमें इक्वेशन सॉल्व करना भी आ गया। ठीक है, इसमें दूसरे टाइप का क्वेश्चन का कैसा आता है कि बोल देंगे यूजिंग प्रोडक्ट, दो मैट्रिक्स दे देंगे, उनका प्रोडक्ट कुछ आएगा रिजल्ट। तो इस बार मैं थोड़ा अलग लिया, प्रोडक्ट के ट्रांसपोज फॉर्म में आएगा। देखो थोड़ा मैं हर सेमेस्टर में जो भी मैंने पहले पढ़ाया है कुछ ना कुछ थोड़ा सा अलग कर रहा हूँ। देखो अब बिल्कुल अलग तो इसलिए नहीं करना है क्योंकि बिल्कुल अलग पेपर भी नहीं आएगा, तो फ़ायदा नहीं है बहुत बाहर जाने का। ठीक है, लेकिन जो बन सकता है वो देखो पॉसिबिलिटी क्या है। लिखा है ये तो सेम ही हो गया कि आपको ये सेम था ना हमने जो करा है, ये अलग है। ठीक है, तो ये आपको एक मैट्रिक्स गिवन है और इनवर्स निकालना है। एक मिनट, हाँ ये थोड़ा अलग है क्वेश्चन। ठीक है, इसमें ट्रांसपोज का कुछ चक्कर रहेगा देना। अगर ये एक मैट्रिक्स है ना, इसका आपको इनवर्स निकालना है। अगर मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में जब लिखूंगा, देखो x - 2y = 10 है और 2x - y - z = 8 है, और यहाँ पे माइनस का 2y प्लस का z = 7। तो अगर मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूंगा तो क्या आएगा, 1 - 2 0, ये है 2 - 1 -1, यहाँ 0 - 2 1, ये आपका x y z, यहाँ पे आपका 10 8 7 ये लिखोगे। ठीक है, और अगर आपको सॉल्व करना है तो आप इसको क्या मानोगे, कैपिटल A मान लिया, तो x = b, तो x होगा A इनवर्स b, यानी इस मैट्रिक्स का आपको इनवर्स निकालना है। लेकिन आपने ऑलरेडी इस क्वेश्चन में अगर A इनवर्स निकाला है तो ये तुम्हारे लिए A मैट्रिक्स था। अब इसको और इसको मैं देखता हूँ थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे जो पहला रो है वो पहला कॉलम है, तो यार पहली चीज़ तो मैं इसको A नहीं लिख सकता हूँ, इसको मुझे कुछ और लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे A सेम नहीं है। तो चलो यहाँ पे मैंने B लिखा, फिर यानी bx = c लिख लेता हूँ। पहली चीज़ तो ये करनी है। ये समझ में आया, ढंग से समझ लो कि लिखना भी होता है पेपर में। आपको माइंड में कितना आता है ये चीज़ पेपर पे चाहिए। पहले आपने पता था, अच्छा हाँ मैंने ट्रांसपोज करना, सीधा सीधा लिख दिया। टीचर के बाद हमने कहाँ से क्या कर दिया, कोई कॉपी तो नहीं कर दिया इधर से, तो पता चले अच्छे 5 नंबर क्वेश्चन है 2 ही नंबर मिल रहे हैं आते हुए क्वेश्चन में। समझ रहे क्या बात है, इंपॉर्टेंट बात है। नहीं करना हो तो कर, व्हाट्सएप पे कर लेना है। तो क्या करना है, देखो अगर ये जो मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, अगर ये मैट्रिक्स सेम होती है तो
तो मैं इसको कैपिटल ए ही लिखता, सिंपल, ए एक्स इक्वल टू बी लिख देता। लेकिन मैंने ये चेक करा कि ये जो मैट्रिक्स है और ये जो गिवन है ए, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, और डिफरेंस दिख भी रहा है कि यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल है यहाँ वर्टिकल है, ये जो हॉरिजॉन्टल है ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है, इसका मतलब ट्रांसपोज है। तो फिर एक पहला काम तो ये करूँ कि पहले इस मैट्रिक्स को मैंने कोई नई मैट्रिक्स बी बोल दिया, इसको कैपिटल एक्स और राइट हैंड साइड को सी। तो अगर मुझे एक्स निकालना है तो बी का इन्वर्स कर दो, ये इधर पहुंचेगा, सी के साथ मल्टीप्लाई कर दो। अब आपको डबल मेहनत नहीं करनी है कि पहले आपने इसका इन्वर्स निकाला फिर इसका इन्वर्स निकालने बैठ गए, फिर तो यही क्वेश्चन कर पाओगे आधे घंटे में। ठीक है, तो करना क्या है, पहला पार्ट तो आपको करना पड़ेगा, इसका इन्वर्स आपको फाइंड आउट करना होगा। अब करना क्या है आपको, सपोज करो एक इन्वर्स आ गया तुम्हारा, अब ए इन्वर्स मैं नहीं निकाल रहा हूँ दोबारा से, ए इन्वर्स हमने फाइंड आउट करना सीख लिया। मैं मान लेता हूँ हमने इस ए मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल लिया। अब तुम्हें ये करना है, यहां पे तो बी इन्वर्स चाहिए नहीं, इसका इन्वर्स चाहिए। तो आप क्या करो, अब लिखोगे कैसे ये थोड़ा समझना है। हाँ, आप क्या करोगे, यहां पे इसका भी ट्रांसपोज कर दोगे जो इन्वर्स का है, तो वो तुम्हें सीधा बी इन्वर्स मिल जाएगा डायरेक्ट। क्या मिल जाएगा, बी इन्वर्स। अब इसको ऐसे मैं करके दिखाता हूं आपको, लिखना कैसे वो थोड़ा देख लेते हैं। ये जो गिवन है एक्चुअल में ये ए ट्रांसपोज है, क्या है, तो मैं ये कह सकता हूं ए ट्रांसपोज एक्स इक्वल टू सी। बात समझ में आ रहा है। अब मैं लिखना सिखा रहा हूं आपको, समझ में तो आ गया। करना क्या है, मैं एक बार फिर से बताता हूं। अगर आपका जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है और जो मैट्रिक्स इधर आया है जिसका इन्वर्स निकालना है, उसमें बस ट्रांसपोज का अंतर है, तो इन्वर्स में भी ट्रांसपोज कर देना है। यानी जो तुम्हारा ए इन्वर्स यहाँ पे आएगा उसका तुम्हें ट्रांसपोज करना है, ठीक है, तो वो बी इन्वर्स बनेगा। अब बात आती है लिखेंगे कैसे पेपर में, तो उसके लिए क्या करो आप, पहले तो मैंने इसको b माना था, इसको x इक्वल टू सी, और मुझे ये बात पता है कि ये तुम्हारा जो है वो a ट्रांसपोज है, a ट्रांसपोज x इक्वल टू सी। ठीक है, तो मैं इधर करके देखता हूँ, तो x मेरा क्या बनेगा, इस मैट्रिक्स का इनवर्स, ठीक है, और इनटू c। अब एक प्रॉपर्टी है कि आप इनवर्स को अंदर कर सकते हो, तो यहां से पता लग गया x इक्वल टू ए इनवर्स का भी तुम्हें क्या करना होगा, ट्रांसपोज करना होगा। चाहो तो अब b का जो रोल था वो हटा भी सकते हो, अगर तुम्हें समझ में आ गया है तो। मैं हटा ही देता हूं, ठीक है, मैंने क्या करा, सीधा a के टर्म में ही बात कर रहा हूं। अब जितना अभी मैंने b और c के बारे में बात करी, फिर से भूल के शुरुआत से बात करते हैं। ये जो था वो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज था, इसको a बोला गया तो मैंने a ट्रांसपोज लिखा, ठीक है। ये मेरा x है, ये मेरा c हटा के b ले लेता हूं, ये मेरा b है, अरे इरेजर ही है इसमें। तो a डैश एक्स इक्वल टू बी, तो x मेरा आएगा a ट्रांसपोज का इनवर्स इंटू b। इनवर्स को आप अंदर कर सकते हो, a इनवर्स का ट्रांसपोज इंटू b हो जाएगा। अब a इनवर्स तुमने निकाल रखा होगा इस मैट्रिक्स का, जैसे ही a इनवर्स आ जाए, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन करा है, उसका बस तुम्हें ट्रांसपोज कर देना है और b के साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो एक्स वाई जेड आ जाएगा। आया समझ में, क्लियर हुआ। तो ट्रांसपोज वाले में ध्यान रखना कि ट्रांसपोज कर दो, ठीक है, किसका, इनवर्स का। अब देखो एक लास्ट क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है, करो इसको ट्राई जरा। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है इंग्लिश के लिए और कंडक्ट क्लास इन 2 बैचेस, फर्स्ट एंड सेकंड, और फीस जो है रिच और पुअर चिल्ड्रन अलग अलग है फीस, मुझे भी ऐसे सोचना पड़ेगा लग रहा है, ठीक है, आर डिफरेंट। फिर सब लोग आएंगे अपना इनकम सर्टिफिकेट लेके, सर पापा बहुत बेकार है हालत, और पता चले बाहर निकला BMW से घूम रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हो ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 2 डिफरेंट बैच हैं, एक रिच और पुअर चिल्ड्रन के लिए। तो लिखा है इट हैज़ 20, जो पहला बैच है, बैच 1, जो बैच 1 है उसमें 20 पुअर हैं और 5 जो है रिच हैं, और टोटल मंथली जो कलेक्शन हो रहा है वो 9000 है, ठीक है। और जो बैच 2 है इसमें हमारे पास 5 पुअर हैं और 25 रिच हैं। आपको बोला गया है और टोटल कलेक्शन इतना है। यूजिंग मैट्रिक्स मेथड फाइंड द मंथली फीस पेड बाय ईच चिल्ड्रन ऑफ 2 टाइप। तो लिख लेते हैं,
लेट कर लेते हैं कि जो पुअर चिल्ड्रन है वो पे कर रहे हैं एक्स रुपीज़, जो पुअर चिल्ड्रन है वो एक्स रुपीज़ पे कर रहे हैं, और जो रिच चिल्ड्रन है वो वाई रुपीज़ पे कर रहे हैं, एक बच्चा जो है, ठीक है। तो अगर एक बच्चा एक्स पे कर रहा है तो 20 कितना पे करेंगे, 20x, तो ये हो जाएगा 20x प्लस का ये 5y, और पहले वाले बैच से जो कलेक्शन हो रहा है कितना हो रहा है 9000। बहुत कम कलेक्शन है भाई, इससे तो गुजारा भी नहीं होगा, ठीक है, इतने बच्चे पढ़ाने पे 9000, ठीक है, आया समझ में। दूसरी कंडीशन क्या है, 5 पुअर यानी 5x प्लस ये 25 रिच हैं, 25 इंटू वाई, और ये कितना है 26,000। इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है एक्स वाई जेड में क्वेश्चन बनाने में। अब मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है इसको, तो क्या करेंगे 20 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, यहाँ 5, यहाँ 25, इधर एक्स वाई, और यहाँ 9000, और ये 26,000। अब आप इसको कैपिटल ए और एक्स और बी जैसे करते हैं, करो सब लोग, इनवर्स निकालो। तो ए एक्स इक्वल टू बी हो गया, तो एक्स आ गया ए इनवर्स बी। करो ए इनवर्स फाइंड आउट करो। तो इसका डिटरमिनेंट कितना आ रहा है 95 तो नहीं आएगा सर, चारों ठीक है, चलो इस बार सही हो। तो पहले हम डिटरमिनेंट अगर फाइंड आउट करें तो मल्टीप्लाई कर दो 20 इंटू 25, बीच में माइनस 5 इंटू 5, ये हो गया कितना 500, माइनस का 25, 475 आ रहा ना, ठीक है। अब आपके पास जो मैट्रिक्स है उसका ए इनवर्स निकालना है, तो 25 5 25, 25 5 25, ये मैट्रिक्स ए है। तो अगर इसमें 4 एलिमेंट्स हैं तो 4 माइनस होंगे, तो M11 25 आ जाएगा, ये और ये हाइड करोगे तो M12 5 आएगा, M21 5 आएगा, M22 20 आएगा। फिर कोफैक्टर क्या आ जाएगा, इवन है तो सेम, यहाँ पे ऑड है तो साइन चेंज, यहाँ पे भी साइन चेंज, और यहाँ पे सेम रहेगा। अब एडजॉइंट ये था कोफैक्टर का ट्रांसपोज, तो A11 25 माइनस का 5 माइनस 5 और ये 20, ठीक है ना, 25 माइनस 5 माइनस 5 20। अब ट्रांसपोज करोगे तो ये आ जाएगा 25 माइनस 5 माइनस 5 20, चेक करो ये आ रहा क्या ए एडजॉइंट। अब हमें ए इनवर्स निकालना, तो ए इनवर्स है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। तो डिटरमिनेंट हमारा 475 है और ये 25 माइनस का 5 माइनस 5 20 है। आपको ये डिवाइड करने की अभी बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आपका जो x था वो था ए इनवर्स बी, तो आप लिखो x इक्वल टू ए इनवर्स बी।
तो x इक्वल टू ए इनवर्स की वैल्यू आई वो पुट कर लो, यानी 1/475, 25 माइनस 5 माइनस 5 20, और b तुम्हारे पास कितना था 9000 और 26,000, ठीक है। कितना आ रहा है? सर x 200 5000। चलो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, तो x इक्वल टू 1/475 ब्रैकेट 25 का 9 में मल्टीप्लाई होगा, कितना आ जाएगा? 2,25,000। ये आ जाएगा। फिर माइनस का 5 का मल्टीप्लाई 26 में करूँ कितना आएगा? 1,30,000। 1,30,000। ये आ रहा है, चेक कर लो, ठीक है। ये कितना आ जाएगा? 45,000। और ये कितना आ जाएगा? ठीक है, चेक कर लो। तो इसको इसको माइनस करोगे कितना आएगा? 4,75,000 नीचे लिखा, ऊपर का 95। तो x आ गया 1/475, ये ऊपर कितना आ रहा है? ऊपर 95। 95,000। हाँ हाँ, और नीचे है 475। और 0 कितनी है? 3। ठीक है, अब ये डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 200। तो ये आ गया 200 और ये आ गया 1000। अब ये जो कैपिटल एक्स है वो एक्स वाई था, तो ये 200 और ये 1000, तो एक्स आ गया 200, वाई आ गया 1000। यानी पुअर जो चिल्ड्रन है उनको पे करना है 200 रुपये, और जो रिच हैं उनको पे करना है 1000, ठीक है। अब आपको लास्ट में लिखा है, ये तो चलो मैट्रिक्स मेथड से आपने मंथली फीस पता कर ली, लिखा है व्हाट वैल्यूज ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट इज इन कल्टिवेटिंग इन द सोसाइटी। क्या मतलब कोचिंग सेंटर, मतलब क्या पता चलता है कोचिंग सेंटर कैसा है ये? अच्छा, ह्यूमन नेचर है, कुछ भी अपने हिसाब से लिख देना, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जैसे करते हैं, इसका नंबर मिल जाता है। आप अपने ये मत लिख देना क्रिमिनल है इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो फिर तो भाई बिल्कुल ही गलत लिख रहे हो आप। मतलब ऐसा लिख देना जो आपका सेंस कहे कि हाँ यार इससे क्या हो रहा है, सोसाइटी का भला हो रहा है, तो आप ये लिख सकते हो। जो भी आपको लगे वो अपने सेंस से आप लिख देना, ठीक है। इसका नंबर मिल जाएगा अगर आता है तो, ठीक है, 1 नंबर का अगर आता है तो इसमें कर लोगे। तो इतना ही है डिटरमिनेंट में, इतने क्वेश्चन तुम्हारे मोस्ट एक्सपेक्टेड में आ जाएंगे और तुम्हारे पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलो ठीक है फिर।